नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एपी टीचिंग क्लासेस पर। काफ़ी समय से वीडियो नहीं आ रही थी, कुछ व्यक्तिगत व्यस्तताएं थीं जिनकी वजह से ये वीडियो नहीं आ पा रही थी। अब आपकी लगातार रेगुलर वीडियो रहेंगी। तो आज चलते हैं हम पॉलिटी के एक सेक्शन को जिसमें हम संसद पढ़ रहे थे। संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों में प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए थे उसकी हम सीरीज कर रहे थे, जिसमें हमने 2 पार्ट हमने कर लिए थे और 50-50 क्वेश्चन उन दोनों पार्टों में हम कर चुके थे। तो आज आगे के क्वेश्चंस को करते हैं। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि संसद जो है राज्य सूची के विषय में कानून कैसे बना सकती है, इस बात को आपको बताना है। तो यहाँ ऑप्शन है, पहला राष्ट्रपति की इच्छा से, दूसरा ऑप्शन है राज्यसभा यदि ऐसा संकल्प पारित कर दे, तीसरा है किसी भी परिस्थिति में जब चाहे जब संसद बना ले, या फिर संबंधित राज्य की विधानमंडल से पूछकर। तो देखिए, मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि संसद जो कानून बनाती है वो अपने एक दायरे में बनाती है, उसे संघ सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति है। यहाँ राज्य सूची के विषय के कानून के बारे में पूछा गया है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 में ये व्याख्या है कि यदि राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से पास कर दे और ये कहे कि राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाना आवश्यक है, तो संसद को ये शक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर अनुच्छेद 249 ये कहता है कि ये पावर राज्यसभा के पास है। वही 2/3 बहुमत से यदि कोई प्रस्ताव पास कर देगी तो संसद उस पर कानून बना सकती है। तो ऐसा प्रस्ताव यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। यदि राज्यसभा ऐसा कोई संकल्प पारित कर दे और यह संकल्प 249 के आधार पर पारित होता है, तो ये याद रखना बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अगला चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी करने और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? ये जो है वित्त विभाग के सारे विभाग हैं, यानी वित्त मंत्रालय के, और वित्त मंत्रालय के कौन से विभाग को यह जिम्मेदारी है कि वो बजट को बनाएगा, बजट की तैयारी करेगा और उसे संसद में पेश करवाएगा। ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो राजस्व विभाग नहीं होता। आपको लग रहा होगा कि राजस्व विभाग होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आर्थिक कार्य विभाग बिल्कुल सही है, आर्थिक कार्य विभाग ही इसका आंसर होगा। और ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है जो बजट की तैयारी करने और उसे पेश करने के लिए उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों की विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? यहाँ डायरेक्ट अनुच्छेद से पूछ लिया गया। आपके एग्जाम में अनुच्छेद से भी क्वेश्चन आएंगे। आपके एग्जाम में अनुच्छेद की जो अंदर परिभाषा लिखी है, यानी जो व्याख्या लिखी है, वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद है 105। इस अनुच्छेद में ये व्याख्या है कि संसद के जितने भी सदस्य हैं उनको संसद का यदि कार्यकाल चल रहा हो, संसद की बैठक चल रही हो, तो उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। गिरफ्तारी का निषेध केवल एक मामले में है। कौन से मामले? दीवानी मामले में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। दीवानी मामले में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इसका मतलब फौजदारी मामला जिसमें हत्या, डकैती, लूटपाट का आरोप जो लगता है, तो फौजदारी मामले में गिरफ्तार तो किया जा सकता है, लेकिन इसमें भी संरक्षण है कि लोकसभा अध्यक्ष की परमिशन आपको लेनी होगी।
तो इस तरीके से अनुच्छेद 105 संसद के सदस्यों को एक विशेषाधिकार देता है, उनको कुछ छूट उपलब्ध कराता है कि जब संसद का सदन चल रहा हो तो किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता दीवानी मामलों में। फौजदारी मामलों में किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए भी आपको लोकसभा अध्यक्ष, अगर वो लोकसभा का है तो, यदि वो राज्यसभा का है तो राज्यसभा के सभापति से आपको परमिशन लेनी होगी। दूसरी एक ये भी बात है कि कोई भी संसद का जो सदस्य होगा, चाहे वो कोई भी सदस्य हो, चाहे वो एमपी, लोकसभा हो या फिर राज्यसभा, वो झूठ नहीं बोलेगा, कोई तथ्य जो है छुपाएगा नहीं। अगर वो नहीं बोलेगा और छुपाएगा नहीं तो दूसरे लोगों को वो सही तथ्य बताएगा। अगर कोई ऐसा एमपी ये करता है कि वो सारे संसद के अन्य सदस्यों को कोई तथ्य छुपाकर अपनी बात बताता है तो ये भी गलत है, ये भी विशेषाधिकार बाकी सदस्यों को प्राप्त है। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा अनुच्छेद है जो विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105। अच्छा क्वेश्चन है, ये पीसीएस में भी पूछा जा सकता है। छत्तीसगढ़ पीसीएस 2011 में ये क्वेश्चन आया था। आगे चलते हैं। वह कौन सा राष्ट्रवादी नेता था? वो राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 यानी कि 1925 में जो केंद्रीय विधानसभा के इलेक्शन हुए थे उसमें अध्यक्ष यानी स्पीकर के पद पर चुने गए थे। तो ऑप्शन में है मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल और सीआर दास। तो आपको इनमें से देखना है कि कौन ऐसे थे। तो आपने इतिहास में भी पढ़ा होगा और ये पॉलिटी में भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर सही होगा बी ऑप्शन, विट्ठल भाई पटेल पहले ऐसे भारतीय नेता थे जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा के चुनाव जब हुए थे तो उसमें स्पीकर यानी अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और यहाँ पर कुछ दिए गए हैं, कुछ सूची में इसमें समितियाँ दी गई हैं। इसमें क्या है, समिति दी गई हैं आपको, और इसमें समितियों के नाम कि भाई कौन सी समिति किस अधिकार से बनती है। तो आप इसके लिए पहले एक चीज सीखिए कि देखो, भारतीय संविधान में समिति की व्यवस्था है, यानी समितियों का प्रावधान है और समितियों के माध्यम से लोकसभा की कार्रवाइयां भी होती हैं और लोकसभा अध्यक्ष समितियों के माध्यम से सरकार और केंद्र सरकार के जितने भी लोग हैं मंत्रियां उन पर नियंत्रण रखता है। भारतीय संविधान में 2 तरह की समितियां हैं। एक तो है स्थायी समिति। कौन सी? स्थायी समिति। दूसरी है अस्थायी समिति। कौन सी? अस्थायी समिति। जो अस्थायी समिति हैं उनको तदर्थ भी कहते हैं। तदर्थ समिति यानी कि एड हॉक कमेटी। एड हॉक कमेटी। इस स्थायी समिति को स्टैंडिंग कमेटी भी कहा जाता है। स्टैंडिंग कमेटी भी कहा जाता है। स्थायी समितियां पूरे 5 साल बनी रहती हैं, ठीक है ना। उनको बनाया जाता है, 1-1 साल के बाद क्या है, उनके अध्यक्ष भी चुने जाते हैं और उनका गठन किया जाता है। ये पूरे 5 साल रहती हैं। अस्थायी समितियां किसी विशेष कार्य के लिए बनाई जाती हैं। जैसे हमें कोई कार्य की अपेक्षा नहीं थी लेकिन कोई अचानक कोई कार्य आ जाए, जैसे भारत के इतिहास में 2G स्पेक्ट्रम का जब स्पेक्ट्रम की बोली लगाई गई तो सरकार को ये लगा कि यहाँ पर घोटाला हुआ है, तो 2G स्पेक्ट्रम की स्पेशल जांच के लिए कमेटी बनाई गई। अब वो स्पेशल जांच कुछ समय चलनी थी तो उसके लिए अस्थायी कमेटी की व्यवस्था थी। तो यानी, या फिर कोई ऐसी, अभी मान लीजिए हम कहीं से हथियार खरीदते हैं, कोई विमान खरीदा और उसमें MiG-22 खरीदे थे और कोई बहुत सारे ऐसे हथियार, उसमें अगर कोई
डील में गलती हुई हो या फिर उसमें धोखाधड़ी हुई हो, उसकी जांच के लिए भी अगर कमेटी बनानी पड़ेगी तो वो भी स्टैंडिंग कमेटी ना होके क्या होगी, अस्थायी तदर्थ एडहॉक कमेटी होगी। स्टैंडिंग कमेटी कौन सी होती है, जो पहले से ही बनी रहती हैं, जिसमें विभागीय समितियां, जितने भी विभाग होते हैं वो विभागीय समिति जितनी भी होती हैं वो स्टैंडिंग कमेटी होती हैं। वित्तीय समितियां जितनी भी होती हैं वो स्थायी समिति होती हैं। तो वित्तीय समितियों में भी आपको देखना होगा, पहली होती है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति, लोक लेखा इंग्लिश में पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है। उसके बाद होती है एक प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति को इंग्लिश में कहते हैं एस्टीमेट कमेटी। उसके अलावा सार्वजनिक उपक्रम समिति, कौन सी, सार्वजनिक उपक्रम, या फिर इसको कह सकते हैं लोक उपक्रम। जो पब्लिक एंटरप्रेन्योर होते हैं, यानी कि जो पब्लिक, यानी कि सरकारी जितने भी उद्योग वगैरह होते हैं उनसे संबंधित समिति, ये सारी समितियां क्या हैं, स्टैंडिंग कमेटी ही कहलाती हैं। तो आशा कर रहा हूं आपको ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी समझ में आई होंगी। आप जो वित्तीय समितियां हैं ये 3, इनके बारे में याद रखना, इनके आगे क्वेश्चन भी आएंगे। अभी मैं इनको थोड़ा सा डिटेल से आगे भी बताऊंगा। आगे चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये समिति हैं और ये हैं, तो कौन सी समिति से कैसे मिलान आप करेंगे। देखिए लोक लेखा समिति आ गया, अभी हमने पढ़ा ये स्टैंडिंग कमेटी भी है और वित्तीय समिति भी है। यहाँ पर दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, स्टैंडिंग और वित्तीय, लेकिन लोक लेखा समिति मेनली वित्तीय समिति है और वित्तीय समिति स्टैंडिंग कमेटी में आती हैं। अभी हम इसको इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अगर इससे मैच नहीं होगा तो हम इस पे लाएंगे। अभी फिलहाल अभी देखते हैं। देखिए स्टॉक बाजार स्कैम, बाजार में कोई स्कैम हुआ, उसके लिए कोई संयुक्त समिति बनाई गई, तो आपको पता है कैसी होगी, अस्थायी होगी, एडहॉक होगी, तदर्थ होगी। तो इस आधार पे अगर हम सी की बात की जाए तो ये एक से मैच करेगा, ठीक है ना। और विभागीय समिति अभी मैंने खुद बताया था ये स्टैंडिंग कमेटी होती हैं, तो ये इससे मैच कर जाएगा। याचिका समिति ये इससे मैच कर जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो मैचिंग करें तो ए जो ऑप्शन है वो सी से 3 से मिल रहा है, यानी ए का ऑप्शन 3 है, ये होगा। बी ऑप्शन जो है 4 से मिल रहा है। बी की बात की जाए तो बी 4 यहाँ भी है, लेकिन ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो ये होगा, ठीक है। सी की बात की जाए तो ए से मिल रहा है 1 से, और डी की बात की जाए तो ये, यानी ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। आया समझ में आपको? बहुत अच्छे से समझना आपको ज़रूरी है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन अच्छा था और ये उत्तर प्रदेश मेंस के 2005 में आया हुआ है, आगे भी आपके लिए रिपीट हो सकता है। आगे चलते हैं। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। यहाँ क्वेश्चन में पूछा है कि भारत की संसद जो है संप्रभु तो है, लेकिन उसको कौन कंट्रोल करता है। तो देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 न्यायपालिका को एक शक्ति देता है, न्यायपालिका को एक शक्ति देता है, और वो कहता है कि भारत की संसद के द्वारा जो भी कानून या विधि बनाई जाएंगी वो इस आधार पे वैध मानी जाएंगी कि वो मूल अधिकारों का हनन तो नहीं करती। यदि वो हनन करती हैं तो वो खत्म हो जाएंगी स्वतः ही। तो ये कार्य जो है न्यायपालिका करेगी। तो इस तरीके से अगर संसद की संप्रभुता की बात की जाए तो वो न्यायपालिका की समीक्षा के द्वारा प्रतिबंधित है। ऑप्शन में हम देख लेते हैं, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों से बिल्कुल नहीं, न्यायिक समीक्षा से, हाँ अभी तो हम पढ़ रहे थे, विपक्षी दल के नेता से बिल्कुल नहीं, भारत के प्रधानमंत्री शक्तियों से भी नहीं होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों को संबद्ध नहीं किया जाता। यहाँ कमेटी दी गई है पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसको देखो आप लोक लेखा समिति कहते हैं, लोक लेखा समिति।
पब्लिक अकाउंट कमेटी। एस्टीमेट कमेटी को प्राक्कलन समिति भी कहते हैं, प्राक्कलन समिति। और सार्वजनिक उद्यमों की कमेटी यानी कि लोक लेखा समिति, सॉरी इसमें लोक उपक्रम समिति, ठीक है ना। अब सवाल यह है कि इसमें जो है राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, यानी कि संबद्ध नहीं होते, वो कौन सी कमेटी है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इन तीनों कमेटियों की संरचना पता होना चाहिए। संरचना पता होने के लिए हम एक पेज लेते हैं अलग से और आपको सिखाते हैं। चलिए, पहली कमेटी है पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिसको हम लोक लेखा समिति कहते हैं। इस लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। 22 सदस्यों का फर्गेशन किया जाए तो 15 सदस्य जो है लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य जो है राज्यसभा के होते हैं। किसके? राज्यसभा के होंगे, ठीक है। और दूसरी कमेटी थी एस्टीमेट कमेटी यानी कि प्राक्कलन समिति। इसमें 30 सदस्य होते हैं। कितने? 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 सारे लोकसभा से होते हैं। किससे होते हैं? लोकसभा से। तो यहां हमें ये समझ में आया कि जो एस्टीमेट कमेटी है, ई से एस्टीमेट कमेटी, जो एस्टीमेट कमेटी है यानी कि जो प्राक्कलन समिति है, उस समिति के सदस्यों की संख्या 30 होती है और ये 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं। तीसरी सार्वजनिक उपक्रम वाली, सार्वजनिक उद्यम वाली, इसके सदस्यों की संख्या भी 22 होती है। 22 में 15 सदस्य जो है लोकसभा से होते हैं, ठीक। और 7 सदस्य जो है राज्यसभा से होते हैं। तो आप ये याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि कौन सी ऐसी समिति है जिसमें केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं, तो एस्टीमेट कमेटी, प्राक्कलन समिति। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि ऐसी कौन सी समिति है जिसमें दोनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी और सार्वजनिक उपक्रम कमेटी होगी। अगर आपसे ये पूछा जाए कि राज्यसभा के सदस्य किस समिति में नहीं होते, तो इसका भी आंसर प्राक्कलन समिति होगा। अब लोक लेखा समिति के जो समिति है उसका कोई अध्यक्ष भी बनेगा। इस अध्यक्ष को जो है लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो तय करता है कि किसको अध्यक्ष बनाया जाए। तो इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और प्राय ये बताया जाता है कि जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, लोक लेखा समिति है, इसके अध्यक्ष को बनाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ये कोशिश करता है कि कोई विपक्ष का व्यक्ति ही इसका अध्यक्ष बने। और भारत में ऐसी परंपरा भी चली आ रही है कि यहाँ पर लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष का कोई व्यक्ति होता है। लेकिन संवैधानिक बाध्यता नहीं है, संविधान में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि ये लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्ष का ही व्यक्ति होगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम करते हैं। राज्यसभा के सदस्यों को संबद्ध नहीं किया जा सकता। पब्लिक अकाउंट कमेटी में तो किया जाता है, 22 सदस्य होते हैं, 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। एस्टीमेट कमेटी में नहीं किया जाता, तो 2 ऑप्शन। सार्वजनिक उपक्रम में इसमें भी किया जाता है। तो आप इनमें से कूट हमें करना है, 1 और 2 बिल्कुल नहीं होगा, बी नहीं, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा कि जो पॉइंट 2 लिखा गया है इसमें जो है राज्यसभा के सदस्यों को संबद्ध नहीं किया जाता। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है, ठीक है ना। कब हो सकता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए नहीं होता। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए नहीं। संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक पारित करने के लिए बिल्कुल नहीं।
एक ऐसे विधेयक को पारित करने के लिए जो दोनों सदनों में मतभेद हो गए हों। हाँ बिल्कुल ये सही है और ये बिंदु 4 सही है। कूट का चयन करना है तो 1 और 4 नहीं होगा, बी ऑप्शन भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, इसका ऑप्शन होगा डी जिसका आंसर है 4। देखिए मैं बताता हूं, अनुच्छेद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन की व्याख्या करता है। संयुक्त अधिवेशन जो है राष्ट्रपति बुलाएगा। कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति बुलाएगा। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का सभापति, लोकसभा का अध्यक्ष। और ये अनुच्छेद 118 में लिखा है। 118 में ये लिखा है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। और 108 में ये लिखा है कि संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का कार्य राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। संयुक्त अधिवेशन 108 में है और उसकी अध्यक्षता की बात की जाए तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है वो 118 में। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। लेखानुदान और अंतरिम बजट में क्या अंतर है? लेखानुदान और अंतरिम बजट में क्या अंतर है? चलो इसके लिए भी एक पेज लेते हैं। देखो लेखानुदान, लेखानुदान को इंग्लिश में वोट ऑन अकाउंट कहते हैं, वोट ऑन अकाउंट, ठीक है ना। अंतरिम बजट इंग्लिश में भी अंतरिम बजट ही कहते हैं इसको, ठीक। लेखानुदान कब लिया जाता है? जैसे मान लीजिए जब हम कोई भी बजट लाते हैं तो बजट 1 फरवरी को हमारे यहाँ पेश हो जाता है। उसे पास करने के लिए कई बैठकें होती हैं और लगभग 2 महीने का समय या 3 महीने का समय उसमें लग जाता है। अब मान लीजिए पिछली साल का पैसा सारा खत्म हो गया, नया बजट हमने ले भी आए लेकिन अभी ये पास नहीं हुआ। पास होने के लिए यहाँ पर 3 महीने समय बचा है। अब यो इतना समय जो बचा, इसमें जो खर्चा करना होगा उसके लिए पैसे की ज़रूरत होगी। तो ऐसे पैसे को निकालने के लिए वोट ऑन अकाउंट प्रारंभ किया जाता है। यानी कि ये व्यय, जितना खर्चा अभी हमें चाहिए, कब? जब तक बजट पास नहीं हो जाता नया, तब तक के लिए सरकार कहती है कि हमें कुछ पैसा उसमें से दे दो, जब बजट पास हो जाएगा उसमें हम एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये केवल व्यय खर्चे के लिए। अब ये खर्चे कौन कौन से होते हैं? देखो, वेतन वाले खर्चे होते हैं हमारे, पेंशन के खर्चे होते हैं, या कोई बहुत महत्वपूर्ण कोई परियोजना है उसके खर्चे हो सकते हैं, उनके लिए खर्चे के लिए सरकार वोट ऑन अकाउंट ले लेती है, ठीक है। अंतरिम बजट कब होता है? पहली बात तो बजट शब्द आ गया तो अब इसमें आय भी शामिल होगी और व्यय भी शामिल होगा, ठीक। अंतरिम बजट जब पास किया जाता है जब नजदीक चुनाव हों और ये लगे कि अब जब चुनाव होंगे तो ये लगेगा कि सरकार भी बदल सकती है, सरकार भी बदल सकती है। मान लीजिए मई में चुनाव हैं और फरवरी में बजट पेश होना है, तो मई में अगर सरकार बदल गई तो ये फाइनल बजट पेश हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, दूसरी सरकार इसको मानेगी नहीं। तो ये कहा जाता है कि भाई अभी जब तक चुनाव नहीं हो रहे तब तक तुम अंतरिम बजट पेश कर दो, जब चुनावों में जीत के तुम वापस आ जाओ तो इसी को फाइनल बजट में पेश कर देना। अगर मान लो कोई दूसरी सरकार बन जाती है तो वो अंतरिम बजट को हटा के नया बजट अपना पेश कर सकती है। तो अंतरिम बजट कब पेश किया जाता है? जब भविष्य में चुनाव होने वाले हों और चुनावों से पहले के जो व्यय और आय दोनों खर्चे, कौन से? व्यय और आय दोनों खर्चे जो है किए जाने हों। अब सवाल है कि इसे कौन पेश करेगा? तो इसे भी सरकार पेश करेगी और वो सरकार स्थायी होगी, क्योंकि वो सरकार तो चली आ रही है और अंतरिम बजट को भी स्थायी सरकार ही पेश कर रही है। अभी चुनाव हुए नहीं हैं और ना ही सरकार बदली है, तो वो सरकार तो वही है, लेकिन भविष्य में बदल सकती है, इसलिए ये अंतरिम बजट पेश हुआ। तो ये केवल व्यय पक्ष से संबंधित है, ये आय और व्यय दोनों से संबंधित है। सरकार दोनों ही होती हैं, दोनों ही स्थायी सरकार हैं। ये जो है
तब पेश किया जाता है जब बजट पास होने में समय लग रहा हो और हमें कुछ खर्चे हों। ये तब पास किया जाता है जब समय आगे चुनाव का हो और सरकार बदलने का अंदेशा हो। ठीक है ना। तो अब चलते हैं क्वेश्चन पर। लेखानुदान और अंतरिम बजट के बीच में क्या अंतर है? देखो, स्थायी सरकार लेखानुदान का प्रावधान का प्रयोग करती है, जबकि कार्यवाहक सरकार अंतरिम बजट। ये तो बिल्कुल गलत होगा। स्थायी सरकार ये भी है और स्थायी सरकार कार्यवाहक नहीं होती, वो भी स्थायी होती है। बस फर्क ये है कि चुनाव आगे आने वाले हैं, इसलिए जो है वो अंतरिम बजट पेश करना चाहती है। लेखानुदान में सरकार बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबंध होता है, जबकि अंतरिम बजट व्यय आवर्ती दोनों यानी व्यय और आय दोनों से संबंधित होते हैं। तो हाँ, ये कथन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन में पूछा क्या है, ये जरूर देखना है कि सही पूछा है या गलत। तो उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं, ये पूछा गया है। तो कथन 2 सही है। तो ऑप्शन देखते हैं, केवल 1 ये तो होगा ही नहीं, केवल 2 हाँ ये हो जाएगा ऑप्शन में, ये गलत हो गए। तो आंसर इसका क्या होगा, केवल 2 यानी ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, खाद्य और पोषण मंडल भारत सरकार के कौन से मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं? आईएएस 2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कृषि मंत्रालय नहीं, बिल्कुल नहीं। खाद्य का मतलब यहाँ खाने से है और पोषण यानी कि पौष्टिकता से है। तो भारत सरकार जब भी पौष्टिक या मानव व्यक्तियों के लिए या शिक्षा के लिए कोई कार्य करेगी तो वो मानव संपदा होगी, और मानव संपदा का निर्वहन भारत में मानव संसाधन विकास मंत्रालय करता है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही पूछा है। जब मैंने आपको पढ़ाया था तो संघीय व्यवस्था के लक्षण बताए थे और संघीय व्यवस्था को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब भी किया था, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि संघीय व्यवस्था की सबसे बड़ी खासियत, भारत में संघात्मक प्रणाली को अपनाया गया है, और संघात्मक प्रणाली ये भारत में कनाडा से ली गई है, और इस संघात्मक प्रणाली में सशक्त केंद्र है। क्या है? सशक्त केंद्र है, केंद्र की तरफ क्या है? झुकाव है। उसके अलावा शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा है। शक्तियों का क्या है? स्पष्ट बंटवारा है। तो इसी तरीके से अभी अगर हम देखते तो भारतीय शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। बिल्कुल सही बात है, ये हम कह ही रहे हैं कि संघात्मक व्यवस्था या संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है। एकात्मक झुकाव, उसमें सशक्त मिश्रण है। बिल्कुल है, एकात्मकता यानी केंद्र की ओर झुकाव है, केंद्र की ओर सशक्त है वो, ये भी सही हो गया। दोनों अर्थात कौन? संघ तथा राज्य विधायिकाएं संप्रभु हैं, संपन्न हैं, ये गलत हो गया। भारत में केवल जो है संप्रभु की बात की जाए तो भारतीय जनता संप्रभु है। भारतीय संसद को भी हम संप्रभु इस आधार पर कह सकते हैं कि वो जनता का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन राज्य विधायिकाएं बिल्कुल भी संप्रभु नहीं हैं। और संप्रभु का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में यानी कि विदेशी मामले और देश के मामलों को स्वतंत्र रूप से ले सकता है। तो ये केंद्र तो ले देता है, लेकिन राज्यों के पास ये पावर नहीं है। तो इस तरीके से ये कथन गलत हो जाएगा। विधायी, वित्तीय तथा न्यायिक शक्तियां संघ और राज्यों की इकाइयों के मध्य वितरित की गई हैं। देखिए, विधायी शक्तियों का बंटवारा है, वित्तीय शक्तियों का है, लेकिन न्यायिक शक्तियों का बंटवारा भारत में नहीं है। भारत में एकीकृत न्यायपालिका है, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। ये जो हैं एक ही हैं। ये ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट है तो राज्य का है, वो हाई कोर्ट राज्य का नहीं है, वो राज्य में स्थापित भारत की जो न्यायिक प्रणाली है उसका एक अंग है वहाँ पर, तो अलग से नहीं है। तो भारत में एकीकृत न्यायपालिका है, उसका बंटवारा नहीं है, ये आप ध्यान रखना। देखने में हमें लगता है कि हाई कोर्ट है, वो जिले का कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट केंद्र का, ऐसा नहीं है। ये सारे तीनों एक दूसरे से इंटीग्रेटेड हैं और तीनों की अपील आगे आगे हम कर सकते हैं। इसलिए न्यायपालिका यानी न्यायिक शक्तियों को बंटवारा भारत में नहीं है। तो ये कथन भी गलत हो जाएगा। और क्वेश्चन में पूछा है कौन से सही कथन है, तो 1 और 2 सही हैं, कथन केवल 1 ये गलत हो गया।
ये सही होगा, ये दोनों गलत। अच्छा क्वेश्चन था, उत्तर प्रदेश पीसीएस 2004 में पूछा गया। आगे की बात करते हैं। प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित होती है? देखिए, प्राक्कलन समिति का बारे में फिर पूछा गया, यानी कि एस्टीमेट कमेटी, इस कमेटी के बात अगर हम करें तो इसमें 30 सदस्य होते हैं और सभी लोकसभा के सदस्य होते हैं। क्वेश्चन में यही पूछा गया कि क्या है, तो लोकसभा के सदस्यों से, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है यदि वह, अभी मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद 105 में विशेषाधिकारों की व्याख्या है और ये कहा गया है कि जब संसद का सदन चल रहा हो तो किसी भी सदस्य को दीवानी मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। फौजदारी मामलों में आप कर सकते हैं और इसके लिए आपको अध्यक्ष से परमिशन लेनी होगी। इसके अलावा कोई भी सदस्य अन्य सदस्यों को झूठ नहीं बोलेगा, तथ्य को नहीं छुपाएगा। क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि विशेषाधिकार प्रस्ताव कब उठाया जाएगा? जब वो झूठ बोल रहा हो, वो तथ्य को छुपा रहा हो, तो सरकार विश्वास खो देगी। ये नहीं, लंबे समय तक ये नहीं, किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों को बिगड़ा हुआ वर्णित करता है, उसी आधार पर ये कहा जाएगा कि संसद कहेंगे हमारे विशेषाधिकारों का उल्लंघन इसने कर दिया है, हम एक प्रस्ताव लाते हैं, तो इसी को हम विशेषाधिकार प्रस्ताव कहते हैं। ठीक है ना, तो ये भी गलत हो गया, तो आंसर होगा इसका सी। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? ठीक है ना, संसद जो है सार्वजनिक व्यय पर समितियों के माध्यम से क्या करती है? नियंत्रण करती है। समितियों के माध्यम से जब नियंत्रण करेगी तो वित्तीय समितियों की बात की जाए तो 3, लोक लेखा समिति, कौन सी? लोक लेखा समिति। दूसरी है प्राक्कलन समिति। तीसरी है सार्वजनिक उपक्रम, यानी कि लोक उपक्रम समिति। ठीक है, तो ये 3 नियंत्रण के हैं। ऑप्शन में देख लेते हैं। लोक लेखा समिति बिल्कुल सही है, ये नियंत्रण का पार्ट है। प्राक्कलन समिति ये भी नियंत्रण, सार्वजनिक उपक्रम ये भी है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक, ये जो है जब पैसा खर्च हो जाता है उसके बाद ऑडिट करने का इसका कार्य है, तो इस तरीके से ये आंसर होगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता? अभी फिर पढ़ा हमने, आज फिर पढ़ रहे हैं। कौन सी समिति है वो? प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, 30 के 30 लोकसभा से होते हैं। तो लोकसभा से जब होंगे तो राज्यसभा का इसमें क्या होगा? प्रतिनिधित्व ही नहीं है। और प्रतिनिधित्व नहीं है तो इसका ऑप्शन यही पूछा कि किस समिति में नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छे क्वेश्चन हैं ये, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इनको आप ध्यान रखना। आगे चलते हैं। भारतीय संसद का सचिवालय, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जो है किसके नियंत्रण में कार्य करता है? मेन बात तो ये है, यहाँ क्वेश्चन में यही पूछा गया है। तो संसदीय कार्य मंत्री के अधीन होता है? बिल्कुल नहीं। राष्ट्रपति के अधीन नहीं, सरकार से स्वतंत्र कार्य करता है। और सरकार से स्वतंत्र कार्य करता है वो लोकसभा के सभा अध्यक्ष के अधीन रहकर, वो क्या है? सरकार से स्वतंत्र कार्य करता है। अच्छा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। लोकसभा के किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? देखिए, जब कभी भी कोई प्रस्ताव पेश किया जाता है, उस प्रस्ताव को पेश करना ही पहला वाचन होता है। पेश करना ही वाचन हो गया कौन सा? फर्स्ट। जब इस पेश कर दिया जाता है, सभी लोग पढ़ लेते हैं उसको, उसके बाद बहस होती है।
और बहस होने के बाद ये द्वितीय वाचन हो जाता है। क्या कहलाता है? द्वितीय वाचन। जब बहस करने के बाद ये समझ में आए कि इसको पास कर देना चाहिए तो पास हो जाएगा, वो पास होगा तो इसे तृतीय वाचन कहेंगे। अगर बहस करने के बाद ये समझ में आए कि इसे पास नहीं करना है तो ये समिति के पास भेजा जाएगा। समिति के पास भेजा जाएगा उससे सलाह लेने के लिए, और सलाह लेने के बाद फिर वो समिति इसके पास भेज देगी कि भैया हम ये सलाह दे रहे हैं। इसको अगर फिर लगता है कि अब अच्छा है अब इसे पास कर दें, फिर यहाँ पर ये पास के लिए आएगा। तो बहस जो है द्वितीय वाचन में होती है। क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि आम बहस किस स्तर पर होती है, तो विधेयक की प्रस्तुति के समय बिल्कुल नहीं, प्रतिवेदन के प्रस्तर पर नहीं, तृतीय वाचन में नहीं, द्वितीय वाचन में होती है। इसको आपको ध्यान रखना है। अच्छा क्वेश्चन है। सीमा प्रबंधन विभाग निम्नलिखित केंद्रीय मंत्रालयों में से, देखिए जो भारत की बाउंड्री है, जो इंडिया है, इंडिया की जो बाउंड्री है, जितनी भी ये बाउंड्री है, इस बाउंड्रियों को प्रोटेक्ट करने के लिए, बाउंड्री को बनाने के लिए जो विभाग जिम्मेदार है वो गृह मंत्रालय है। कौन सा है? गृह मंत्रालय। इस मंत्रालय का एक विभाग है जिसका नाम है सीमा प्रबंधन विभाग। तो सीमा प्रबंधन विभाग गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो इसी को पूछा गया है कि किसके अंतर्गत, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं? देखिए अभी फिर मैंने बताया था, फिर अभी हमने बताया था प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक लेखा समिति यानी सार्वजनिक उपक्रम समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो ये तीनों समितियां क्या हैं? वित्तीय समितियां हैं। तो इसका आंसर केवल एक ये तो होगा नहीं कि 1 और 2 ये भी नहीं होगा, 1 और 3 ये भी नहीं होगा। सही आंसर क्या होगा? 1 और 3। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको भी अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, सिंपल से क्वेश्चंस को कैसे कठिन वे में पेश किया जाता है। यही खासियत होती है कमीशन की। अगला, ध्यान आकर्षण सूचना के प्रावधान में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है? यहाँ क्वेश्चन है कि जो ध्यान आकर्षण सूचना के प्रावधान हैं उसने किस प्रस्ताव को जो है छोटा कर दिया है। देखिए जब ध्यान आकर्षण प्रस्ताव नहीं आया था उससे पहले एक प्रस्ताव था स्थगन प्रस्ताव। क्या था? स्थगन प्रस्ताव। होता क्या है, जब मान लीजिए जब संसद में सदन का बैठक चल रही हो, वहाँ पे चर्चा चल रही हो और वो लोग सब अंदर बैठे हैं, लेकिन देश में कहीं कोई भीषण घटना हो जाए, कोई ऐसा महत्वपूर्ण मुद्दा गठित हो जाए जिसकी चर्चा करना बहुत ज़रूरी है और किसी सांसद को वो मैसेज के रूप में प्राप्त हो जाए, वो क्या कहेगा? वो सबको कहेगा भैया रुको रुको, स्थगित करो, स्थगन करो, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम ये है। तो इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम ये है, इस पे चर्चा करनी है, अभी अभी ये घटना घट गई है। तो इस समय स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से क्या होता था? जो जरूरी चीज़ थी उसको स्थगित करके, जो जरूरी चीज़ थी उसके लिए क्या है, सबका ध्यान आकर्षित किया जाता था, सबको बताया जाता था कि भाई अभी जो है जरूरी ये चीज़ है। अब स्थगन प्रस्ताव की जगह ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का प्रयोग होने लगा। ध्यान आकर्षण क्या है? वही चीज़ है कि कोई महत्वपूर्ण घटना घटित हो गई है और अभी तक उसे बताना जरूरी है, तो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। जब इसे लेके आने लगे लोग तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं बची, तो इसने क्या किया, इसके जो क्षेत्र था उसको क्या कर दिया? सीमित कर दिया, छोटा कर दिया। क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने किसके सीमित किया है, तो आंसर क्या होगा? इसको भी सीमित नहीं किया, प्रश्नकाल को भी नहीं, स्थगन प्रस्ताव को सीमित किया है। क्वेश्चन को आप समझे होंगे। अगला, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। देखिए CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे हम क्या कहेंगे, नियंत्रण महालेखा परीक्षक, ये अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को पेश करता है। किसको? राष्ट्रपति को।
और लोक लेखा समिति, कौन? लोक लेखा समिति जो है अपनी रिपोर्ट लोकसभा के अध्यक्ष को पेश करती है। इसको लोकसभा के अध्यक्ष को। तो आप समझ गए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए सीएजी किसको रिपोर्ट करता है, पेश करता है, तो राष्ट्रपति, और लोक लेखा समिति तो लोकसभा। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि लोक लेखा समिति किसको करती है, तो लोकसभा के स्पीकर को, यही आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन भी गलत, भारत के राष्ट्रपति भी गलत, संसदीय मामलों के मंत्री भी गलत। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव संसाधन विकास मंत्रालय का विभाग नहीं है? कौन? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। देखिए शिक्षा, जितने भी शिक्षा का हुआ, पोषण का हुआ, जहाँ से मानवों का विकास यानी कि मानव संपदा, मानव संसाधनों का विकास होता है, वो सारे मानव संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। तो शिक्षा साक्षरता विभाग आएगा, शिक्षा उच्च शिक्षा विभाग ये भी आएगा, तकनीकी शिक्षा विभाग ये भी आएगा। महिला और बाल विकास विभाग नहीं आएगा, ये महिला मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, यही विभाग जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नहीं है। आगे, भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य है? अभी देखो मैंने आपको बताया था स्थगन प्रस्ताव। मान लीजिए कि संसद के सदन की बैठक चल रही है और बहुत ही महत्वपूर्ण कोई मुद्दा देश में घटित हो जाए, अभी लोग संसद में बैठे हैं, उनको ये पता चलता है तो उस पर बहस करना आवश्यक है, तो उसके लिए स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। और क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि स्थगन प्रस्ताव का क्या उद्देश्य है, तो सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने के लिए, बिल्कुल सही, अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस, विपक्षी सदस्यों के मंत्रियों से सूचना प्राप्त करने के लिए, बिल्कुल गलत, किसी अनुदान की मांग में एक निश्चित मात्रा में कटौती करने के लिए, ये भी गलत, कुछ सदस्यों के हिंसक अथवा अनुचित व्यवहार पर रोक लगाने के लिए, ये भी गलत। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। लोकसभा के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन में कथन का पूछा है कि सही नहीं है। निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। निर्वाचन का ये तो सही है, वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। क्वेश्चन पूछा कौन सही नहीं है? निर्वाचन का संचालन निर्वाचन आयोग के द्वारा बिल्कुल किया जाता है। निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची राष्ट्रपति के निर्देश पर, बिल्कुल गलत, चुनाव आयोग के निर्देश पर होती है। किस पे होती है? चुनाव आयोग के निर्देश पर। तो ये तो बिल्कुल सही, मतलब यही गलत होगा, बिल्कुल गलत हो गया। निर्देश पर नियंत्रण में तैयार होती है। निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को कर्मचारी उपलब्ध कराता है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है ना? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं। लोकसभा के चुनाव के मामले में सामान्य वर्ग के उम्मीदवार और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के द्वारा जमा की जाने वाली जमानत राशि, पहले तो आप समझिए कि जमानत राशि क्या होती है। जमानत राशि वो राशि है जब चुनाव लड़ने के समय जमा की जाती है, और यदि उस व्यक्ति को 1/6 कुल वोट जितने भी वैध पड़े हैं उनका 1/6 भी प्राप्त नहीं होता, तो ये जब्त कर ली जाती है। तो अब सवाल पूछा गया है कि लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए, तो भारतीय संविधान में 25,000 लोकसभा के चुनाव को लड़ने के लिए सामान्य व्यक्ति को जमानत राशि जमा करनी पड़ेगी, लेकिन जो SC ST में है उसको इसमें छूट दी गई है और 12,500 इसमें जमा करने पड़ेंगे। ये कौन से हैं? MP चुनाव जो होते हैं, यानी लोकसभा के। अगर हमें विधानसभा की बात की जाए, कौन? विधानसभा वाले, जिनको MLA है ना, MLA या विधायक साहब जिन्हें कहते हैं हम, उनके लिए 10,000 रुपया सामान्य व्यक्ति के लिए और 5,000 रुपया SC ST के व्यक्ति के लिए जमानत राशि का प्रावधान है। तो अब इसका सवाल पूछा गया है लोकसभा के अनुसार, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा?
आंसर सी 25,000 और 12,500 रुपया। आगे चलते हैं। संसद विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वो बिना सूचना के कितने दिन तक अनुपस्थित रहे। बहुत सिंपल सवाल है, कई बार पूछा गया है। इसका सही आंसर है 60 दिन तक अगर कोई व्यक्ति लगातार संसद की बैठकों में अनुपस्थित रहता है बिना सूचना के तो उसकी सदस्यता समाप्त कर ली जाती है। और ऐसा पंजाब विधानसभा में हो चुका है। किसमें? पंजाब की विधानसभा में ये हुआ है। तो आंसर है 60 दिन तक। ठीक है। अगला, भारतीय संसद बनती है। संसद जो है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा इन तीनों से मिलकर बनी होती है। और ये बात भारत के संविधान के 79 अनुच्छेद में लिखी हुई है। तो आंसर क्या होगा इसका? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। ठीक है ना। आगे चलते हैं। सर्वप्रथम एक सांसद विधायक को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया कि वह सदन की अनुमति के बिना उसकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा। तो विधानसभा का सदस्य था, पंजाब विधानसभा का। अभी मैंने आपको बताया भी था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचन में मतदान देने का अधिकार है? देखिए, लोकसभा के चुनाव जो एमपी वाले चुनाव होते हैं और राज्यसभा वाले भी जो राज्यसभा के भी जो एमपी होते हैं उनके जो चुनाव होते हैं। कोई व्यक्ति जो विधान सभा का सदस्य होगा, इसका विधानसभा, ये विधानसभा को हम कह सकते हैं ये विधानमंडल का निम्न सदन है। क्या है? विधानमंडल का निम्न सदन है। इसके जो सदस्य होते हैं वो दोनों के चुनावों में भाग लेते हैं। तो यही ऑप्शन में हमें ढूंढना है। तो संसद के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्य गलत, संसद के उच्च गलत, राज्य विधानमंडल के उच्च सदन नहीं, राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्य। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के क्षेत्रवाद के उदय का कारण है? देखिए, क्षेत्रवाद एक ऐसी अवधारणा है, एक ऐसी सोच है जिसमें अपने क्षेत्र को ही सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है और बाकी क्षेत्रों को क्या है, ये सोचा जाता है कि इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। कभी कभी ये राष्ट्रवाद से भी क्या है, विरोधी हो जाती है। तो क्षेत्रवाद अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर वो राष्ट्र के विरोधी नहीं है तब। अब सवाल पूछा है कि इसके उदय, यानी कि ये उदय कब होता है? अगर किसी क्षेत्र में आप विकास नहीं करोगे तो वहाँ के लोग आपस में इकट्ठे होंगे, कहेंगे कि यार हमारा क्षेत्र तो इनसे खराब हो गया। वहाँ के राजनेता अगर ऐसा करने की कोशिश करें, वो कहें कि देखिए ये जाट क्षेत्र है, ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है, ये हमारा, तो उन क्षेत्रों के जो राजनेता हैं वो भी क्या है, क्षेत्रवाद को बढ़ावा देंगे। ठीक है ना। अगर मान लीजिए कोई सांस्कृतिक पहचान हो गई हो, जैसे आगरा है, आगरा में पेठे के उद्योग के लिए फेमस है, चमड़े के उद्योग के लिए फेमस है, तो एक ऐसी पहचान हो जाए। मुरादाबाद पीतल के लिए फेमस है, यहाँ अपनी पहचान हो जाए, तो उस क्षेत्र के लोग क्या हैं, आपस में एक गठित हो जाते हैं। जैसे नोएडा है, वो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के लिए फेमस है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, क्षेत्रवाद के उदय का कारण बनती हैं। तो इसमें यही पूछा गया है कि कौन कौन से कारण। तो असंतुलित विकास, बिल्कुल सही बात है। जहाँ विकास कम होगा वहाँ के लोग आपस में जो है क्षेत्रवाद की धारणा को अवश्य बना लेंगे। सांस्कृतिक पहचान खो जाने का जो भय होता है, यानी कि उन्हें डर है कि हमारी कहीं पहचान ना खो जाए, तो क्या कहते हैं, सभी लोग इकट्ठा हो जाओ और सभी लोगों को जो है अपनी संस्कृति को बचाना है। राजनीतिक वर्चस्व, राजनीति वाले राजनीतिक लोग भी ये काम करने को कहें तब भी। तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। तो आंसर इसका उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ अधिकारी हैं, यहाँ संस्थान है।
ठीक है। भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, तो इसका तो ये शामिल हो गया। भारत का नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक, ये क्या करता है, ये लोक लेखा समिति को जो है अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति है लोक लेखा समिति के पास भिजवाता है। तो लोक लेखा समिति नियंत्रण लेखा परीक्षक की क्या है, जांच करती है कि उसने क्या क्या दिया है। तो इसको भी आप ध्यान रखना। भारत का महाअधिवक्ता, भारत का महाअधिवक्ता जो है उच्चतम न्यायालय में भारत के जो निर्णय होते हैं, भारत की ओर से जो पैरवी करनी होती है, उसके लिए जाने जाते हैं। भारत का महान्यायवादी को ये पावर है कि वो लोकसभा और राज्यसभा की बैठकों में भाग ले सके। तो इस तरीके से अगर इसे मिलाएंगे तो ए का जो ऑप्शन हमें लग रहा है 3, यानी ए का 3 केवल इसी ऑप्शन में है, तो आंसर तो यही हो जाएगा क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ 4 है। लेकिन अगला देखते हैं, बी का पहला, बी का पहला बिल्कुल सही है। सी का अगर हम देखें तो चौथा है, चौथा। डी का दूसरा। तो इस तरीके से ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला, लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की स्थिति में, देखो गतिरोध की अगर स्थिति है तो अनुच्छेद 108 याद आता है हमें। अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक है और संयुक्त बैठक जो है राष्ट्रपति आहूत करता है, यानी कि राष्ट्रपति बुलाएगा। क्या करेगा, राष्ट्रपति आहूत करेगा, यानी राष्ट्रपति बुलाएगा। अनुच्छेद 118 ये कहता है कि इस बैठक की अध्यक्षता जो है लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। अब सवाल है कि क्या कभी ऐसी संयुक्त बैठक हुई हैं, और संयुक्त बैठक जब होती हैं तो वो किन किन मामलों पे होती हैं। तो सबसे पहले जो सामान्य विषय हैं जिन पे दोनों सदनों को बैठकों, दोनों सदनों की सहमति आवश्यक है, अलग अलग, उन्हीं पे होती हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए उस पर नहीं होगी, संशोधन के लिए नहीं होगी, धन विधेयक के लिए नहीं होगी। सामान्य कोई कानून बनाना है तो वहीं पर संयुक्त बैठक का प्रावधान हमारे यहाँ पर है। भारत के इतिहास में 3 संयुक्त बैठकें हुई हैं। कितनी? 3। एक 1961 में, एक 1978 में और एक 2000 के आसपास। जो 1961 वाली थी वो दहेज प्रथा निरोध वाली थी, दहेज प्रथा निरोधक। ठीक, इस समय जवाहरलाल नेहरू जो है भारत के पीएम थे। 1978 में बैंकिंग सेवा बिल से संबंधित थी, बैंकिंग सेवा बिल से, इस पे भी संयुक्त बैठक हुई। और ये 2000 में पोटा, एक हमारे यहाँ पे आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए एक अधिनियम आया था पोटा, उस पे हुई थी। तो यहाँ अब क्वेश्चन पूछा गया है कि किन परिस्थितियों में संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में बिल्कुल सही, धन विधेयक पे नहीं, संविधान संशोधन पे नहीं। क्वेश्चन में पूछा गया सही उत्तर का चयन करें तो केवल एक बिल्कुल सही यही आंसर होगा। बी तो हो ही नहीं सकता, सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन मैंने यहीं सॉल्व कर दिए हैं। इसको अगर आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं अगला, भारतीय राजनीति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। योजना आयोग की जवाबदेही संसद के प्रति है, गलत। योजना आयोग की थी सरकार के प्रति और इस समय योजना आयोग है ही नहीं, उस समय अब आ गया है नीति आयोग। तो नीति आयोग की सरकार के प्रति जिम्मेदारी होती है। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सत्राधीन न होने पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं, बिल्कुल सही। ये बात सही है कि जब दोनों सदन नहीं हो तो उस समय जो है अध्यादेश जारी किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति न्यूनतम आयु, ये गलत हो गया। राष्ट्रीय विकास परिषद में केंद्रीय वित्त मंत्री, ये भी गलत। तो आंसर क्या होगा, बी, ऑप्शन बी, इसको आप याद रखना। और अनुच्छेद संयुक्त बैठक के लिए क्या है, सॉरी अध्यादेश, अध्यादेश के लिए अनुच्छेद है 123। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में ये प्रावधान है कि जब संसद के दोनों सदन क्या हैं, बैठक में ना हो, सत्र ना चल रहा हो
और अत्यधिक महत्वपूर्ण कोई विषय हो जिस पर कानून बनाना हो, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, एक अध्यादेश जारी करेगा और वो अध्यादेश वैसे ही लागू माना जाएगा जैसे कानून माना जाता है। और ये अध्यादेश तब तक प्रभावी रहेगा जब तक कोई नई बैठक ना आ जाए और बैठक के बाद यदि उसे अनुमोदित करके निरस्त ना किया जाए। ठीक है ना, तो इसको आप ध्यान रखना। अनुच्छेद 123, आगे चलते हैं। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल भारतीय देन है। ये शून्यकाल 12 बजे से लगभग होता है 1 बजे तक। इसमें प्रश्नों की श्रृंखला पूछी जाती है, प्रश्न पूछे जाते हैं, तो प्रश्नोत्तर काल भी इसको कहा जाता है। और क्वेश्चन में यही पूछा है कि इसका क्या अर्थ है। वह दिन जब संसद में कोई कार्य नहीं होता, निलंबित प्रस्ताव, स्थगन काल, प्रश्नोत्तर सत्र। इसका आंसर डी। अगला, भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक। देखो अभी मैंने बताया 108 अनुच्छेद में राष्ट्रपति आहूत करेगा। कौन करेगा आहूत? कौन करेगा? राष्ट्रपति। और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? अनुच्छेद 118 के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष। कौन? लोकसभा का अध्यक्ष। और 3 बार ऐसा हो चुका है कि जो संयुक्त बैठक हुई है 1961, 1978 और 2000। आपको अभी मैं बता चुका हूं 1961 में दहेज, तो पहली दहेज प्रथा पर जो दहेज प्रथा निरोध वाली कानून आया था, उस समय संयुक्त बैठक हुई थी पहली बार। 1978 में बैंकिंग पे हुई है। बैंकिंग किस पे? बैंकिंग सेवा बिल था। और ये पोटा, जो आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए कानून बनाया गया था, पोटा। क्वेश्चन में पूछा गया भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी, तो दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। यही सही होगा। हिंदू कोड, ये इसका नहीं। ये राष्ट्रीय, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए इसका सही है। निम्नलिखित में से किसके बारे में संसदीय समिति गठित नहीं की गई? संसदीय समिति गठित नहीं की। सार्वजनिक उपक्रमों की समिति है, कार्यकारी आश्वासनों की समिति है, आकलन यानी प्राक्कलन के बारे में भी जानकारी की समिति है, अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में कोई समिति गठित अभी तक नहीं की गई है। आंसर इसका यही होगा। अगला, भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में स्वीकृत है। बिल्कुल सही, अभी तो हमने पढ़ा था। लोकसभा और तथा राज्यसभा की सर्वप्रथम संयुक्त बैठक 1961 में हुई। ये भी सही है, अभी हमने पढ़ा था। भारतीय संसद के दोनों सदनों की दूसरी संयुक्त बैठक बैंकिंग सेवा आयोग निरसन बिल 1978 को पारित करने के लिए हुई थी। ये भी सही है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ऑप्शन क्या होगा? सही पूछा गया है और ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो IAS 2003 में आया भी है। आगे चलते हैं। संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य क्या है? लोक लेखा समिति जो है वित्तीय लेखों की जांच करती है। और वित्तीय लेखे कौन? जो हमारा CAG कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो रिपोर्ट देता है उसकी जांच करती है। तो शासन की वित्तीय लेखा एवं विनिमय कंट्रोलर व ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण करना, यही काम ये करती है। और इसके अलावा ये नियुक्ति का कोई मतलब इसमें है नहीं। नीति के अनुसार वित्तीय प्रावधान का परीक्षण नहीं, ये तो होगा ही नहीं। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही होगा। कथनों पर विचार करना है। लोक लेखा तथा सार्वजनिक उपक्रम समितियों से राज्यसभा के सदस्य संबंधित होते हैं। हाँ, इसमें राज्यसभा, यहाँ केवल लगा होता तब हम गलत समझते। हाँ, राज्यसभा के सदस्य तो होते हैं, लोकसभा के भी होते हैं, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ राज्यसभा के संबंधित होते हैं। जबकि प्राक्कलन समिति के लिए सदस्य, देखो यहाँ केवल लोकसभा से ही लिए जाते हैं। ये बिल्कुल कथन सही लग रहा है हमको। यहाँ केवल लगा दिया, हाँ बिल्कुल केवल लोकसभा से ही लिए जाते हैं। संसदीय कार्य मंत्रालय कुल मिलाकर संसदीय कार्यों की मंत्रिमंडलीय समिति के निर्देशन में नहीं। संसदीय कार्य मंत्रालय हमेशा लोकसभा के
अध्यक्ष के अंडर में काम करता है। किसके? लोकसभा के अध्यक्ष के अंडर में, लोकसभा अध्यक्ष के अध्यक्ष। तो ये गलत हो गया। विभिन्न मंत्रालयों में भारत सरकार द्वारा गठित समितियां, यानी कौन सी समिति जो भारत सरकार के द्वारा गठित की गई हैं उनमें उनके सदस्यों को लोकसभा अध्यक्ष नामित करता है। ये तो कभी नहीं कर पाएगा। सरकार की कोई समिति बननी है, उसमें लोकसभा अध्यक्ष से क्यों बनवाएंगे? हाँ, संसद के सदनों की, संसद की कोई समिति बनानी है तब लोकसभा का अध्यक्ष जो है अध्यक्ष उस समिति के अध्यक्ष को नियमित कर सकता है, उसकी नियुक्ति कर सकता है। लेकिन यहाँ पर है भारत सरकार द्वारा गठित, तो इसके लिए नहीं करेगा। तो अब क्वेश्चन में असत्य क्या है ना, असत्य क्या है ये पूछा गया है। तो असत्य की बात करें तो 2 और 3 कथन असत्य हैं, तो 1 और 2 ये तो होगा नहीं, 2 और 3 ये बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ये भी गलत, ये भी गलत, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पूछा गया है असत्य क्या है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था। आगे, अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है, यह घटना कहलाती है। जब लोकसभा की कार्रवाई चलती है तो जो लोकसभा का स्पीकर है उसके पास ये पावर होती है कि वो सदन की कार्रवाई कैसे संचालित करे, और संचालित करने के पावर के आधार पर ही वो किसी सदस्य से कहेगा आप बैठ जाइए और किसी सदस्य को कहेगा आप पूछ लीजिए। तो इस विक्रिया को यील्डिंग कहते हैं, यानी कि यील्डिंग कहते हैं या फिर इसको बैठ जाना कहते हैं। तो इस आधार पे अगर ऑप्शन देखा जाए तो मर्यादा ये तो होगा नहीं, पक्ष त्याग ये भी नहीं होगा, अंतर सदन नहीं होगा, बैठ जाना यही आंसर होगा। तो आपको समझ में आया होगा कि हाँ ये होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर, जब मैंने आपको संचित निधि के बारे में बताया था अनुच्छेद 266, उस संचित निधि पर जो भारित व्यय होते हैं, आपको जब हम अनुसूचियां पढ़ा रहे थे उसमें भी वेतन भत्ते की बात की गई थी। उन वेतन भत्ते में जो वेतन भत्ते मैंने बताए थे कि इनके शामिल नहीं है, वही यहाँ पर भारित भी नहीं होगा। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के वेतन भत्ते भारित होते हैं, भारत के नियंत्रक लेखक के भारित होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री नाम से नहीं होते, क्योंकि ये लोकसभा के सदस्य के रूप में अपना वेतन लेता है। इसका ध्यान रखना, भारत के प्रधानमंत्री के नाम से जो है ये वेतन नहीं लेते हैं, तो इनके वेतन भत्ते भारत के प्रधानमंत्री नाम से नहीं होते। तो क्वेश्चन में यही पूछा है कौन भारत नहीं, तो आंसर क्या होगा आपका सी हो जाएगा, और ये भी भारत होते हैं, ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा सी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 253 संसद को ये पावर देता है कि संसद यदि चाहे तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को लागू करने के लिए कोई भी विधि बना सकती है, और वह विधि चाहे वो राज्य सूची के विषय की क्यों ना हो, उसे भी बनाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 253 ये संसद को पावर देता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए विधि बना सकती है। तो ये आंसर इसका क्या होगा डी, बहुत इंपॉर्टेंट। पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1999 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु क्या है? क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो भारत में वयस्क होने की कानूनी आयु जो है 18 साल के व्यक्ति को हम वयस्क मानते हैं। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। सामान्य सा क्वेश्चन था। आगे, व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष, जब हम बजट की बात करते हैं तो इसमें दोनों आय और व्यय पेश करते हैं। व्यय को हम संसद के सदन संविधान के अनुसार अनुदान के रूप में मांग करते हैं। किसके रूप में? अनुदान के रूप में मांग करते हैं।
तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि व्यय का अनुमान, तो तदर्थ निधि नहीं होगा, अतिरिक्त अनुदान नहीं, अनुपूरक अनुदान नहीं, अनुदान का अनुरोध के रूप में हम क्या करते हैं, इसको मांगते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक लेखा की संसदीय समिति लोकसभा के ये यानी लोक लेखा की संसदीय समिति का मतलब आप समझ रहे हैं, लोक लेखा समिति की बात हो रही है, पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में बात करनी है। इसमें अधिकतम 25 सदस्य होते हैं, ये तो गलत हो गया, हमने पढ़ा था इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। सरकार के विनियोग तथा वित्तीयओं की जांच करती है, बिल्कुल सही है। वित्तीय लेखाओं की जांच करती है, बिल्कुल सही। भारत के नियंत्रण लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की भी जांच करती है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो केवल एक तो गलत हो गया, ये तो गलत ही है। केवल 3 भी नहीं होगा क्योंकि 2 सही है, और 1, 2, 3 भी नहीं होगा, तो आंसर होगा इसका बी ऑप्शन, केवल 2 और 3 सही हैं। अच्छा क्वेश्चन है और ये हम कर चुके हैं, अभी उसी में से है। अगला, भारतीय संसद की लोक समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? यहाँ लोक समिति का मतलब है लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी। इसके अध्यक्ष अभी मैंने आपको बताया था, पब्लिक अकाउंट कमेटी के सदस्य 22 होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा से, 7 सदस्य राज्यसभा से। अध्यक्ष की नियुक्ति जो है लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो इसका आंसर क्या है आप देख लीजिए, ऑप्शन में लोकसभा का अध्यक्ष, यही आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति भी नहीं, राज्यसभा के सभापति भी नहीं, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? देखिए, बिना राष्ट्रपति की परमिशन के कोई भी कर नहीं लगाया जाएगा। इस बात की व्याख्या भारत का संविधान का अनुच्छेद 117 करता है। अनुच्छेद 117 में ये लिखा हुआ है कि कोई भी कर आरोपण अगर करना है तो उस पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है, और इसी आधार पे जो है अनुच्छेद 117 ये कहता है कि बगैर सिफारिश के कोई विधेयक विधि नहीं बना सकता जिसमें कर लगाने की बात की गई हो। तो अनुच्छेद 117 इसका सही आंसर होगा। आपको अनुच्छेद 110 भी याद होना चाहिए जो कि धन विधेयक से संबंधित है, और पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से ये समझाया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर ए होगा। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। अगला, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध, वही धन विधेयक की बात नहीं की है, वित्त विधेयक। तो 2 ही विधेयक हैं हमारे पास, धन विधेयक 110, वित्त विधेयक 117। धन विधेयक लोकसभा में ही पेश होगा और इस पर संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। वित्त विधेयक दोनों सदनों में कहीं भी पेश होगा, इस पर भी जो है संयुक्त बैठक हो सकती है। तो इसको ध्यान रखना है इन दोनों को। तो क्वेश्चन में पूछा गया वित्त विधेयक के बारे में, तो अनुच्छेद 117 ये सही होगा। और अभी ये क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रही है जिसमें मैं थोड़ा सा स्पीड से आपको करा रहा हूँ। आगे जब हम क्लास लेंगे तो उस चीज़ों को हम बहुत विस्तार से समझेंगे, ठीक है ना। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्र में मंत्री परिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। बिल्कुल, देखिए सवाल यहाँ पर है सामूहिक उत्तरदायित्व, सामूहिक, और सामूहिक उत्तरदायित्व मंत्री परिषद का होता है लोकसभा के प्रति। किसके प्रति? लोकसभा।
और यहाँ दे रखा है मंत्रिपरिषद संसद के प्रति, बिल्कुल गलत। संसद में तो राज्यसभा भी आती है, राष्ट्रपति भी आता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो लोकसभा के प्रति होते हैं, ठीक है ना। और व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं राष्ट्रपति के, क्योंकि राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाता है, तो शपथ दिलाता है तो इसीलिए राष्ट्रपति के प्रति क्या है, ये प्रसाद पर्यंत काम करेंगे। तो संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, ये सही है। और ये क्या हो गया, गलत हो गया पहला वाला, ये संसद के प्रति ना होकर लोकसभा होना चाहिए था। विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा, बिल्कुल। अनुच्छेद देखिए, सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद जिसको हम अधिकतर क्या है इग्नोर करते हैं, अनुच्छेद 78, इसमें प्रधानमंत्री के कर्तव्य दिए गए हैं। क्या हैं प्रधानमंत्री के कर्तव्य? हैं कि वो कोई भी विधि बना रहा हो, कोई भी महत्वपूर्ण प्रस्ताव हो, उसकी सूचना राष्ट्रपति को देगा, ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। तो ये अनुच्छेद 78 में है। तो इस तरीके से तो ये भी कथन सही हो गया। क्वेश्चन में पूछा है कौन से कथन सही हैं, तो 2 और 3 सही हैं, तो केवल 1 गलत, केवल 1 और 3 ये भी गलत, केवल 2 और ये सही है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, तो इसको आप ध्यान रखिए, ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते। देखिए, राज्यसभा का सभापति तो राज्यसभा का सभापति जरूर है, लेकिन उसका सदस्य नहीं होता, ये बात तो सही है। लेकिन उपसभापति उस सदन का सदस्य होता है, तो ये बात गलत है। यानी आंशिक रूप से ये सही है, और ये यहां पूछा है सदस्य नहीं होते, है ना, ये तो गलत हो गया फिर सेंटेंस। क्यों? क्योंकि यहां ये तो नहीं होता राज्य सभापति, लेकिन उपसभापति तो होता है। जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं है। हाँ, ये सही है। राष्ट्रपति का जब निर्वाचन हो रहा हो, संसद के दोनों सदनों में जो मनोनीत सदस्य होते हैं, राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2, अब इसमें लोकसभा वाले 2 हैं, उनको अब समाप्त कर दिया गया है। उनमें से जो मनोनीत सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते, लेकिन वो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ये कथन बिल्कुल सही है, तो कथन 2 सही है। क्वेश्चन में पूछा गया है कौन से सही हैं, तो केवल 1 नहीं, 1 और 2 दोनों नहीं, केवल 2 सही है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसका आंसर ये गलत होगा। तो कैसे लगे आपको ये क्वेश्चन? अभी जो हम क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा स्पीड से वर्क हो रहा है, लेकिन जब आपकी क्लासेस रेगुलर चलेंगी, जो कि लाइव भी चलेंगी अब, और उसमें हम बहुत डिटेल से एक एक चीज़ को समझेंगे, जो कि स्पेशल उन बच्चों के लिए ज़रूरी हैं जो तैयारी को प्रारंभ कर रहे हैं। तो आशा कर रहा हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगली सीरीज के जो 50 क्वेश्चन इसके और बचे हैं संसद के, उनको भी हम करेंगे। उसके बाद फिर कोई नया टॉपिक जिसमें भारत की अगर स्थानीय स्वशासन की बात की जाए, मूल अधिकारों की बात की जाए, उन सभी को एक एक करके देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ हमारे जीवन से संबंधित राजनीतिक व्यवस्था जो भारत में चल रही है, उसकी जानकारी के लिए भी उपयोगी होते हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद, और आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और आपको अब रेगुलर क्लासेस मिलती रहेंगी। धन्यवाद।